मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इस साल दाखिला लेने वाले तलबा के तारुफ़ी प्रोग्राम यानी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम दीक्षारंभ के चौथे इजलास में मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज के इजलास के मुअज़्ज़ज़ स्पीकर्स प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन साहिबा, डीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स व आईसीसी चेयरपर्सन, प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी साहिबा, मरकज़ बराए दक्कनी मुतालियात व डीन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी, प्रोफेसर सनीम फातिमा साहिबा, डीन स्कूल ऑफ कॉमर्स व डीन एकेडमिक अफेयर्स, और जनाब अब्दुल मजीद साहब एनसीसी इंचार्ज, और इस इंडक्शन प्रोग्राम के रूह रवां प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी साहब व दिगर अरकान मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस प्रोग्राम में आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद है आप सभी तलबा अपने उन असातिज़ा व माहिरीन तालीम व तरबियत की गुफ्तगू से खातिर खा फ़ायदा हासिल करेंगे। सामीईन व नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद हमारी उर्दू यूनिवर्सिटी, जो मौलाना आज़ाद के नाम से मंसूब है, 1998 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के ज़रिए कायम हुई। मानू के दिगर बुनियाद गुजारों में साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर अजीज़ कुरैशी और जनाब सैयद हामिद साहबान के नाम बतौर ख़ास लिए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की खुशकिस्मती है कि इब्तदाई दिनों में प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी, जनाब अर्जुन सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी शख्सियतों की सरपरस्ती हासिल रही। मानू के पहले और दूसरे वाइस चांसलर प्रोफेसर शमीम J राजपुरी और प्रोफेसर पठान साहबान ने बड़ी मेहनत से इसकी बुनियादें मजबूत की। हमारी यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता जिन सरकर्दा शख्सियतों को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियां दी हैं, उनमें मशहूर व मारूफ अदीब व नक़ाद प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, नगमा निगार गुलजार और फिल्मी दुनिया के मशहूर मारूफ अदाकार आमिर खान और शाहरुख खान के साथ साथ उर्दू ज़ुबान व अदब की बेलौस खिदमत करने वाले इदारे रेख्ता के सरबराह संजीव सर्राफ भी शामिल हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपकी ये यूनिवर्सिटी दिगर मारूफ यूनिवर्सिटियों की तरह ही तालीम व तदरीस के हर मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी की हामिल है। यूनिवर्सिटी कैंपस के खूबसूरत कुदरती मनाजिर हों, ज़ेर तर्ज तामीर में मुनफरिद इमारतें हों, या आलीशान लाइब्रेरी और इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर यानी IMC, जहाँ इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, या फिर दिलकश इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, होनहार तलबा को अपनी तरफ खींचते हैं। असातिज़ा और इंतज़ामिया दोनों तलबा की बेहतर कारकर्दगी और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत फराहम करते हैं। यही वजह है कि मानू से फारुग तहसील सैकड़ों तलबा ने अपनी बेहतर कारकर्दगी की बिना पर सरकारी, नीम सरकारी और कारपोरेट इदारों में अच्छी तनख्वाहों पर मुलाजमतें हासिल कर ली हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, यूनिवर्सिटी से शाये होने वाला न्यूज़ लेटर अल कलाम हो या अदबी व सकाफती रिसर्च जर्नल अदब व सकाफत, या फिर यूनिवर्सिटी से शाये होने वाला कैलेंडर, सब में आपको इनफरादियत नज़र आएगी। तलबा व तालिबात के लिए हॉस्टल का उम्दा इंतज़ाम भी तलबा को अपनी तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए मुआमिन है। गरज कि आपको यहाँ अपनी लियाकत सलाहियत को निखारने और संवारने के पूरे मौके मौजूद हैं। लेकिन अजीज़ तलबा, जंग हथियार से ज़रूर लड़ी जाती है, मगर जीती जाती है हौसला और हिम्मत से। मुझे उम्मीद है कि जिन तलबा ने दाखिला ले लिया है और जिनका दाखिला होना है, वो सब इन सहूलियात और मौके से फ़ायदा उठाएंगे और अपनी हिम्मत और हौसले से, पुख्ता अज़्म व इरादे से अपनी अमली ज़िंदगी में बेहतर निशान राह छोड़ेंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन,
इस इजलास में सबसे पहले एक अहम मौजू सिनफी हसासियत यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन पर गुफ्तगू होगी। ये मौजू तालीमी इदारों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ तलबा व तालबात जहाँ इल्म हासिल करते हैं, वहीं ख़ातीन व हजरात उन्हें तालीमी तदरीसी सहूलतें फराहम करते हैं। दोनों जिन्सों के राब्ते के बगैर हुसूल तालीम मुमकिन नहीं, इसलिए उनकी ज़हनी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैं प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम को मदऊ करता हूँ। शगुफ्ता मैडम। शुक्रिया रियाज साहब। शुक्रिया रियाज साहब। Welcome to dear students. Welcome to Manu. जी, I must say that you're joining us at a time when the world is barely recovering from a very grave crisis. I do hope that, though, that very soon we can interact personally and extend a proper welcome to all the new members of the university fraternity. Now, let me begin by introducing myself. I'm Shagufta Shaheen, professor in the Department of English. However, I'm addressing you today in my capacity as chairperson, Internal Complaints Committee. Next slide, please. Now, an important mandate of the university is to promote the education of women. In order to fulfill this objective, it is imperative that a safe and secure atmosphere be provided for women in order to encourage them to put in their best effort. Women, as we are all aware, make up half of the population. No country or community can prosper with only half of the population being educationally and economically empowered. Next slide, please. Now, women are frequently assigned a high status in Indian culture. While some raise them to the status of goddesses, others elevate motherhood to the level of blessedness, where paradise is to be found in the under the feet of your mother. That is, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है. Now, both approaches have an underlying positive intention, which is to inculcate an ingrained respect for the feminine in society. Now, although feminists consider such portrayal of women as a mode of sidetracking the realities of gender inequality by relegating women to the status of the status of an object placed on a pedestal, it is also a fact that such veneration and idealism do serve as subtle warnings for those who deal with women lightly. The subtlety is, however, often lost on a majority of the population. Next slide, please. Gender equality, as we see, is deeply rooted to the principle of social justice. In a sense, gender equality is a fundamental right of every human being. Even if we grant that gender-bound entities are unequal in some spheres, as human beings, they are nothing if not equal. Now, the strongest argument used by many is that women are by nature frail and weak in comparison to men, and therefore total inequality can at best be achieved only in principle. Now, such bigoted arguments are the result of a long-standing concept based on misguided illusions of patriarchal supremacy that have historically shaped the psyche of societies. We must therefore understand the gender inequality or equality. We must therefore understand the gender equality fails as and when gender relationship is perceived as a power game. It's not a matter of who gives what to whom. It's a matter of equal distribution of both resources and status in society. Women have the right to equal opportunity in all spheres of life. Assurance of equality in access to resources, ensuring good health, sustenance, and education, ensure personality development and financial independence, thereby ensuring freedom
to make their own life choices. Now, this will help women to realize their full potential. And by gaining control over their own life, they make their life more significant and manage to contribute to society. Next slide, please. Now, how can this be made possible? It can be made possible when men in particular and society as a whole learn to step back and allow women the freedom that they deserve. For such an endeavor to succeed, it's crucial that patriarchy becomes genial and does not remain obdurate. Needless to say, there is much that is being done to ameliorate the problem of women and pull them up from their backwardness. Now, to begin with, there are numerous reservations and special opportunities for women in almost every field of life, starting from seats in buses to concession in travel fares. Exclusive scholarships like Rajiv Gandhi Fellowship for single girl child, to the recent Sukanya Samriddhi Yojana, Beti Bachao, Beti Padhao, national scheme for incentives for girl education, etc., to name a few. Deterrent policies like POSCO, Nirbhaya Act, CASH, SHE are in place to protect women from sexual harassment and molestation. Now, gender-unique colleges and universities are continually being set up to facilitate girls who do not wish to go to co-ed institutions. Women's study centers are being opened in almost all institutions to give access to both men and women to study the complex issues surrounding gender equality. But now let us look at the statistics regarding the abilities of women. Data screams out that girls are doing very well in education. They're excelling in the civil services, in the corporate sector, in public and private enterprise, and in the media. The visibility of women in all these fields cannot be denied. Now, what does that imply? Does it prove that the achievements are due to the kindly intervention of generous men and a fair society? No, certainly not. Certainly not all the way. If we accept this claim unconditionally, then we are refuting the natural capacity of girls and women to excel in whatever they choose to take up. It is therefore essential that we accept unequivocally the fact that the excellence of girls is tempered by the fact they are doing well in the face of challenges and despite the detrimental factors that hold them back. Though we do come across stories of supportive fathers, protective brothers, fair-minded husbands, concerned guardians and sponsors. But they are just not enough of these. More than 50% of women who possess the capacity for excellence are being turned into losers and mediocre human beings because of disadvantageous social factors. Now, ironically, the policies for women empowerment at the national as well as the global level are good and very comprehensive. However, the policy advantage has not done much good to the beneficiaries, that is women. Now, why is it so? Next slide, please. Now, the policies are opaque and often vague, making their implementation difficult. The individual will of women is weak and prone to self-effacement and to give up easily. The individual will of men is by and large complacent and not emphatic where women are concerned. The role of culture and social attitudes exerts an undue negative pressure on the development of women. Now, in spite of all these measures, our societies are nowhere near the ideal of truly realized goals of gender equality. Actually, the conflict arises out of our attitudes. These attitudes are spread across societies and different spheres of our lives. The conflicts touch our lives within our home and outside in the societal circles. This is mainly because our social structure is predominantly patriarchal. It has been used as a weapon by power-wielding men to subjugate women.
The desire to subjugate arises out of insecurities. Now, let us look at the situation as it really exists, where women are concerned. First of all, girls are continually dropping out of schools, colleges, offices due to social and familial pressures. Secondly, gender-based violence is the most worrying factor. We see it around us all the time. Very often, this stems from a lack of respect between genders. The ego of the male makes it easy to be over negligent of female dignity and the woman's right to be respected. Healthcare of women is neglected and at times challenged because the health and well-being of men is given preferential attention and greater importance. This is more prevalent in traditional homes and joint families. Men are in charge of finances and authority. Who has not heard of women being a sarpanch in name, and the panchpati being, the husband trying to run the panchayat? Glass ceiling is a great retarding force in the progress of a career woman. Her placement at a high office is subjected to manipulation by men, primarily because men are averse to working under a female boss, even if she is highly competent. This undermines a woman's confidence. At many levels, the woman is paid less remuneration in comparison to men, even though she performed the same task with matching efficiency. Unequal wages for equal labor is unfortunately the norm worldwide. This is a blatant violation of the basic principle of social justice and leads to gender conflict, frustration, and envy. Property and finances are usually controlled by men, even where the rightful owners are women. Men, especially those in power positions, use language loosely in a manner highly insulting to women. Now, the large number of cases of atrocities against women is the most unnerving factor of the times. It is very alarming that this is continuing like a virulence despite laws and deterrents specifically designed to check such atrocities. It appears that the protectionist policies in favor of women are provoking rather than inhibiting antisocial elements to inflict an increasing number of cruel actions against women. Now, what is the solution? Next slide, please. What is the solution that can check this mindless savagery and moral depravity? What conditions are these that prevent a woman from moving about safely, freely, and with dignity? Can this situation be addressed by making more stringent laws, by policing the campuses, neighborhoods, and offices? In my opinion, the problem can be resolved only by moving away from the notion of gender conflict. We must understand that most of the problems that women face are created and magnified by the underlying flawed mental makeup of both the genders. By and large, women suffer from low self-esteem. They are also easily intimidated. Now, these traits could be the result of social conditioning or protectiveness by family members throughout the formative years or a lack of orientation. Now, as far as men are concerned, they are not sufficiently sensitized to the unique features of a woman's compassion and femininity. They are clueless about the complex contours of gender equality. Men are also victims of poor social conditioning and lack orientation regarding these issues. Their insecurities and a falsely nurtured notion of their own strength prevent them from crossing the gender divide. This can lead to a mindless boorishness towards women. It is important that boys and girls are exposed to a specially formulated gender curriculum at schools and colleges to equip young people with the life skills required to meet the gender issues with equanimity and sense of balance. Now, it seems odd to be saying what we are saying today.
we are able to see women doing very well. The visibility is striking. Data also shows that women are claiming equality by the dint of their merit when given the opportunity. I'm sure that women who are listening in today bear testimony to what I have just said. But the data also shows us that what we are seeing is only a feel-good factor, a pretty cover for hundreds of other stories of unrealized dreams and lack of opportunities. Now, most school boards and higher education frameworks are equipping themselves with the much needed dimension of ensuring gender equality in their respective curricula. However, no amount of punitive measures can bring about the required change that a course on gender equality can. Now, at the same time, the presence of systematic deterrents like cash, etc., have their own role to play in arresting the aberrations of the wayward. Let us agree that punishment can never be a substitute for education, mentoring, and counseling. However, if the punitive measures are to be employed, they should be more effective in curbing the violations to the very fabric of gender equality. Such systems should not be mere pieces of token compliance or toothless dragons. The power to punish and reform should be real, positive, and deliberate. Now, in order to ensure and make this possible, the UGC has made it mandatory that all public and private institutions have a mechanism in place which operates efficiently to ensure that a safe and secure environment is made available and possible to encourage women to work productively and harness their talent without any fear. As part of this endeavor, it is also imperative to sensitize and create an awareness among men to respect the dignity of women, which is so vital for a conducive working environment. Next slide, please. Now, sexual harassment results in violation of the fundamental rights of women to equality and dignity, as mentioned in Article 21 of the Constitution. The Government of India enacted the Sexual Harassment of Women at Workplace, that is Prevention, Prohibition and Redressal Act in 2013. This act is an extension of the Vishaka Guidelines issued by the Supreme Court of India in 1997. As per these guidelines, sexual harassment at workplace is considered a violation of human rights. According to the Honorable Supreme Court of India, the definition of sexual harassment is any unwelcome sexually determined behavior such as physical contact and advances, demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, or any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of a sexual nature. Now, the Internal Complaints Cell, the ICC at MANU, therefore, aims to sensitize and create awareness about gender justice among the academic and non-academic community of this educational institution. The ICC looks into any complaints filed by students and staff about sexual harassment occurring within the university campus and its regional centers. Now, the objectives of the Internal Complaints Committee are to resolve the issues pertaining to sexual harassment, to provide a platform for listening to the complaints and redressal of grievances, to foster healthy relationship with opposite gender, to equip students, faculty, and staff with the knowledge of their legal rights and redressal of their grievances, to facilitate speedy delivery of justice through organizing meetings at regular intervals. These are the objectives of the Internal Complaint Committees. Now, the Internal Complaint Committee also engages in activities such as conducting gender awareness programs, organizing women empowerment programs, observing International Women's Day, creating awareness against gender biases and domestic violence, prevention and redressal of sexual harassment.
Now, let me throw some light on the composition of this committee. The committee is headed by the chairperson, the presiding officer, and has at least 2 other employees of MANU as members. An external member is also a part of the ICC. The cell also has 3 student representatives appointed as members on the recommendation of the Dean, Students' Welfare, and approved by higher authorities, who are invited to be present in dealing with situations which involve or concern students. The present composition of the ICC is as follows. Professor Shagufta Shaheen, Professor, Department of English, MANU, who is the chairperson and the presiding officer. Dr. Zaid Abdul Rahim, Associate Professor, MANU, Polytechnic, member. Dr. Bibi Raza Khatun, Assistant Professor, Department of Urdu, MANU, member. Professor Zakia Siddiqui, former Principal of Women's College, Aligarh, external member. Mr. Huda Kazmi, PhD scholar, Department of Arabic, student member. Ms. Padma, student of MA, Department of Hindi, student member. Mr. Mohammad Wasi, student of BA, student member. The internal complaint cell, that is ICC, is located on the ground floor of the administrative building, and the mobile number and email ID of chairperson and faculty members are displayed on the notice board located outside the cell. Now, these contact details are also available in the university diary on the university website. Complaint boxes are placed outside the cell and in each department to provide easy access to file grievance. Posters creating awareness about gender sensitivity are also displayed in all gender sensitization, women empowerment. This contact details are available in the university and in the university website. Complaint boxes are placed outside the cell and in each department, which gives easy access to file complaints. Posters creating awareness amongst students about gender sensitivity are also displayed in all departments and hostels and offices. Next slide, please. Now, our absolute confidentiality is maintained to safeguard the interest of the aggrieved party. Apart from this, the UGC has also recommended the nomination of gender champions who are representative from various departments to promote gender sensitization and women empowerment among the peer group, and who will work in association with the ICC. On behalf of the ICC, the last slide, please. On behalf of the ICC, I take this opportunity to once again welcome you to the MANU family. Next slide, please. I think I'm on to the last slide. On behalf of the ICC, I take this opportunity to welcome you to the MANU fraternity and look forward to your collaboration and contribution in ensuring that we provide an atmosphere conducive to academic pursuits. Working together, we can achieve excellence in promoting human values, which are essential in bringing out the fundamental goodness in individuals and in society. In doing so, we will achieve the dual objective of upholding constitutional rights and ensuring the university's mandate of empowering women. Thank you. I wish you all the best in life and in all your educational pursuits at MANU and elsewhere. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम, आपकी इस मुदल्लिल और पुरमग़ज़ गुफ्तगू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ तलबा और तालिबात, मुझे यकीन है कि जब आप मेन कैंपस और सैटेलाइट कैंपस और कॉलेजेस में अपनी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे तो सिनफी मसावात और सिनफी इम्तियाज़ात का ख़ास ख्याल रखेंगे। अजीज़ तलबा और तालिबात, हम सभी जानते हैं कि तालीमी ज़िंदगी के लिए और तालीमी मकासद के हुसूल के लिए हमारे इदारों में 2 तरह की सरगर्मियाँ या एक्टिविटीज़ मुनक़िद होती हैं। एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी निसाबी सरगर्मियाँ और दूसरे को को-करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी हम निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं। किसी तालिब इल्म को
दोनों तरह की सरगर्मियों में महारत हासिल न हो जाए, तब तक हुसूल तालीम के मकासद पूरे नहीं होते। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल हेरिटेज नई नस्ल के लिए नहायत ज़रूरी है। जी कल्चरल रियाज सर। हेरिटेज यानी सकाफती मीरास तालीमी इदारों की असल पहचान होती है। आप तलबा तकमील तालीम के बाद जब अपनी अमली ज़िंदगी में सरगर्म होते हैं, माशरे से आपका राब्ता होता है, तो आप भी उन्हीं सकाफती खूबियों, तहजीब व तमद्दुन और कल्चरी अक़दार से पहचाने जाते हैं कि आपने किस तालीमी इदारे, किस यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज से तालीम हासिल की है। जी दौरान रियाज सर। तदरीस सकाफती रियाज सर। मीरास का तलबा के जहन और दिल पर गहरा असर होता है, जिसका अक्स उसकी पूरी ज़िंदगी में तलाश किया जा सकता है। अजीज़ तलबा, आपको शायद मालूम हो कि रियाज आज़ाद सर, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थोड़ा मौलाना एक्सक्यूज मी सर। अबुल कलाम आज़ाद ने तहजीब व तमद्दुन और सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए ही इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की बुनियाद डाली थी। इस काउंसिल का सदर दफ्तर हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में वाक़ था और मौलाना आज़ाद बज़ात खुद हिंदुस्तानी सकाफती मीरास की निगरानी इसके ज़रिए करते थे। सकाफती मीरास या कल्चरल हेरिटेज के इस अहम मौजू पर आपसे प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी साहिबा खिताब करेंगी। सलमा अहमद फारूक। हेलो मैम। शगुफ्ता मैम, आप स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस टू यू। हाँ, यस मैम। अंजाम दिया हाँ है। बोलिए। मैं प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी साहिबा। एक उनको हाँ, yes ma'am. The first question is what are the special opportunities available for female students in Manu? Is there any special provision for female students? And if so, what are they? The hostel, I think, is the most protected hostel, I think, almost anywhere in the world. जहाँ की जो सिक्योरिटी आप लोग को हॉस्टल में मिलेंगी यहाँ पे, आई थिंक दिस द बेस्ट दैट कैन बी प्रोवाइडेड। लाइब्रेरी है आपकी, अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो यू हैव स्टूडेंट सेल है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं। बट आई थिंक जो गर्ल्स हॉस्टल के जो एक्टिविटीज है वहां पे यू गेट ए रिड्रेसल टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। So the student hostel, I think, is a very vast and it is a very comfortable home for girl students away from home. तो ये आपको जो सिक्योरिटी मिलेंगी शायद that is what is encouraging most parents to send their girls for education so far away from them. Then is there any preference given to girl students regarding selection in various fields? पूछ रहे हैं। आप देखिए एडमिशन में ही इन लोग को हम लोग को आई वुड से कि हमको रिलैक्सेशन मिल रहा, फीस में रिलैक्सेशन मिल रहा और जो भी एडमिशन है उसमें मिल रहा भी। ऑलवेज सी टू इट के बिकॉज द मैंडेट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज वुमेन एम्पावरमेंट, जहां जहां हम कर सकते हैं वी आर ट्राइंग। तो वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक मेजर्स दैट इज टेकन बाय द यूनिवर्सिटी इज जो फीस में कंसेशन मिल रहा आप लोग, ताकि इनकरेज हो आप लोग स्टूडेंट्स आगे पढ़ने के लिए। एज ऑफ नाउ दूसरे रिजर्वेशन आई थिंक पीएचडी और पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम्स में भी आप लोगों को 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा आपकी थीसिस सबमिट करने के लिए। तो वेर एज एंड व्हेन पॉसिबल आप एक इंक्लूसिव कैंपस बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते या हॉस्टल के थ्रू कर सकते या फिर जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जेंडर सेंसिटाइजेशन के होते हैं उस तरीके से, और रिसर्च के प्रोग्राम्स में जितना एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर आप लोगों को मिला। और थोड़ा जैसा मेटर्निटी लीव चाहिए या आप लोग का लोकेशन आप लोग कोई मूव हो रहे हैं तो उसके लिए 1 साल एक्स्ट्रा गर्ल स्टूडेंट्स को पीएचडी के रिसर्च की थीसिस सबमिट करने में एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। Okay. Right, ma'am. In case of reservations, we also have horizontal reservation across the courses for female students. Thank you, ma'am, for your presentation and also for answering to the doubts. Thanks a lot. Riyaz Saab, over to you. Now you may call Salma, ma'am. Thank you. जी,
मैं शगुफ्ता मैडम की इस मुदल्लल गुफ्तगू और सवाल जवाब के बाद सलमा फारूकी मैडम से इल्तिमास करता हूं कि आप अपने खिताब से नवाजें। सलमा मैडम। शुक्रिया रियाज साहब। आदाब, hello, good afternoon to all the freshers who are joining in the Maulana Azad National Urdu University in this academic year. I welcome you all to this session. इस सेशन में हम कल्चरल हेरिटेज फॉर द यूथ के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सब यंगर जनरेशन है, आपका वर्ल्ड व्यू मेरे वर्ल्ड व्यू से अलग हो सकता है। आजकल की पीढ़ी के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारी सकाफत जो हमें विरासत में मिली है उसकी हम हिफाजत किस तरह करें और उसकी हम कदर करें। हिंदुस्तान की सकाफत हमारी शान है। आपने सुना होगा कि बीइंग सिविलाइज्ड और कल्चर्ड, ये टर्म्स आम टर्म्स हैं। जो इंसान तहजीब याफ्ता होता है, जिनके पर्सनालिटी में एक रिफाइनमेंट, एक ग्रेस, सोफिस्टिकेशन होता है, उसे हम निफास्त कहते हैं। उस शख्स की माशरे में इज्जत की जाती है। इसका मतलब है कल्चर जो कि पर्सनालिटी से जुड़ा हो या हेरिटेज से जुड़ा हो, ये एक अहम मायने रखता है। चलिए आज हम कुछ सकाफत से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज ऐसे टर्म्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन इनके मतलब एक दूसरे से अलग हैं। पहले तो हम ये टर्म्स के कुछ खास मौज़ूआत पर नजर डालते हैं। हिस्ट्री यानी कि तारीख। इब्तदाई दौर में क्या क्या हुआ था, यानी कि माजी के वाक़यात के बारे में जानकारी बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे ही हम अपने पूर्वजों का कंट्रीब्यूशन, उनके मंसूबे, हुकूमत के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपको मैं कल्चर की तरफ ले जाती हूँ। कल्चर के मायने क्या है? कल्चर को हम उर्दू में कहेंगे सकाफत। इसका मतलब क्या है? जिन लोगों की दिलचस्पी फाइन आर्ट्स में होती है, जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर, बैले, क्लासिकल म्यूजिक, आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर, ये सब सकाफत के दायरे में आते हैं। कल्चर एक बहुत ही वसी टर्म है। कल्चर का एक अहम डेफिनेशन सर एडवर्ड टेलर ने दिया था, जो कि एक इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा था, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स knowledge, belief, art, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Since it is concerned with the people's entire life from conception to death, culture has a far-reaching effect. इसलिए ये कहा जाता है कि culture affects a person from the womb to the tomb. That means no society can exist without culture. Culture अलग-अलग किस्म का होता है. There are different types of culture. ये क्या है? अब हम देखते हैं. Material culture and non-material culture. Material culture ऐसे चीजों से मुतालिक है जो ठोस चीजें इंसान इस्तेमाल करते थे या करते हैं, जैसे कि कदीम पत्थर के औजार से लेकर जदीद इंसान का इस्तेमाल में जो जदीद कंप्यूटर है, ये सब चीजें मटेरियल कल्चर में शामिल होते हैं। They range from the prehistoric stone tools of primitive man to the advanced computers of the modern man. Non-material culture ऐसे चीजों से रिलेटेड है जैसे कि जिस जबान में हम एक दूसरे से बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी आदतें हैं, हमारे ख्यालात, हमारे रसूमात और तर्ज अमल जिनकी माशरे में तामील होती है, इसे हम नॉन मटेरियल कल्चर कहते हैं। कल्चर पर गुफ्तगू करते हुए हम एक और अहम मौजू की तरफ अपना ध्यान ले चलते हैं। ये क्या है? ये है इस कल्चर सोशल हेरिटेज,
Yes, of course it is. Culture is social heritage. Why? क्यों? क्योंकि कल्चर हमें विरासत में मिलता है. It is socially transmitted. Culture must be passed on from one generation to another. कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मुंतकिल किया जाता है. हर माशरे का खुद का एक नायाब कल्चर होता है. सकाफत माशराती है. तन्हाई में सकाफत मौजूद नहीं होती है. ये माशरे की पैदावार है. कोई भी शख्स दूसरों से मिले बगैर सकाफत हासिल नहीं कर सकता. There has to be communication for culture to be transmitted. सकाफत सीखा जाता है. सकाफत कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक शख्स के पास ही होता है. पूरी कम्युनिटी सकाफत की मालिक होती है. Culture is to be shared. Culture is shared. For example, customs, traditions, beliefs, ideas, values are all shared by people of a group or society. ज़बान एक ऐसा जरिया है जिसके वजह से हम अपने पूर्वजों के सकाफत और माशरे को समझ सकते हैं. Culture is dynamic. No culture ever remains constant. सकाफत हमेशा बदलता रहता है. आज का हमारा टॉपिक क्या है? कल्चरल हेरिटेज, सकाफती वर्सा. हिंदुस्तानी वर्सा जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है. जमीन और लोग ये वर्सा के दो अहम हिस्से हैं. चलिए ये देखते हैं कि सकाफती वर्सा के तहत क्या क्या मौजूआत आते हैं. रिलीजन, family structure, forms of greeting or salutation, festivals, cuisine, clothing, language and literature, art and architecture. यानी कि मजहब, खानदान, त्योहार, खाना, लिबास, जबान और अदब, फन तामीर, एपिक्स, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर. ये सब सकाफती वर्से के तहत आते हैं. हमें हेरिटेज को समझने की जरूरत है. We need to understand cultural heritage. जब हम वर्सा के बारे में बात करते हैं तो हमेशा कल्चरल हेरिटेज का जिक्र होता है. इस टर्म को समझने की जरूरत है. पहले ये टर्म सिर्फ फन के मुतालिक इस्तेमाल होता था. अब इसे ज्यादा वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और हर वो चीज जो लोगों के लिए खास अहमियत रखती है वो इसके दायरे में शामिल हो जाती है. Originally, cultural heritage referred only to masterpieces of artistic or historical value. Now it is used more broadly and covers everything that has particular significance for people. At present, the word heritage includes both cultural and natural heritage. If we want to understand the cultural diversities that exist in the world, we cannot separate culture from nature. इसीलिए हम कह सकते हैं कि सकाफती वर्सा एक वसी टर्म है जिसके बेशुमार पहलू एक पीढ़ी अपने आइंदा पीढ़ी को विरासत में मुंतकिल करती है और हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसे अपने आइंदा नस्लों को इसके बारे में बताएं और अपने मुल्क की सकाफती ताकतें और कुदरती वर्सा पर फख्र करें और इसके बारे में दूसरों को जानकारी भी दें. There are different kinds of cultural heritage. ये क्या है अब हम देखते हैं. It includes material heritage that can be physically touched, such as monuments, buildings, statues, paintings, artifacts, objects, and many more things that can be felt and that can be touched and that can be seen. And what is intangible heritage? Intangible heritage deals with
important to us. सकाफती वर्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? It is the duty of people to take care of their cultural heritage. लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने देश के सकाफती वर्षे को संभालें और इसकी कदर करें। क्यों? क्योंकि ये हमारे मुल्क की शान है, हमारे मुल्क की शान होती है। सकाफती वर्षे के कुछ खास पहलू होते हैं। क्या है वो? Cultural heritage gives us an insight into the lives of our ancestors. हमारे पूर्वजों के जिंदगी बसर करने के तौर तरीके के बारे में हमें पता चलता है जब हम उनके सकाफती वर्षे में और ज्यादा उनके बारे में रिसर्च करते हैं। Cultural heritage provides identity to a social group. एक डिस्टिंक्ट कल्चर हर ग्रुप से मुतालिक होता है। वो ट्राइबल कल्चर हो सकता है या इलीट कल्चर हो सकता है, लेकिन हर कल्चर की एक खास पहचान होती है एंड वो पर्टिकुलर ग्रुप या सोसाइटी को एक आइडेंटिटी फराहम करती है। कल्चरल हेरिटेज इज यूनिक एंड इररिप्लेसेबल। क्यों? क्योंकि हर ग्रुप एंड हर सोसाइटी का ये जो खास मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है, प्लीज चेक योर माइक, प्लीज अनम्यूट। अब आ रही है? जी जी ठीक है। तो कब से रुक गया था? 2 minutes। So then should I just go back a little? या जस्ट 2 minutes। म्यूट नहीं करेंगे प्लीज। या इट्स अगेन हाँ, म्यूटेड। अभी या ठीक है। राइट। ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाती हूँ। सकाफती वर्षे के तहत हम बात कर रहे थे कि व्हाई इज कल्चरल हेरिटेज इम्पोर्टेंट टू अस। सकाफती वर्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? इट इज द ड्यूटी ऑफ पीपल टू टेक केयर ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने देश के सकाफती वर्षे को संभाले और इसकी कदर करे। ये हमारे मुल्क की शान है। सकाफती वर्षे के कुछ खास पहलू होते हैं। ये क्या है? ये हम देखते हैं। कल्चरल हेरिटेज गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द लाइव्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों के जिंदगी बसर करने के जो तौर तरीके थे उसके बारे में हमें सकाफती वर्षे के बारे में रिसर्च करने से ज्यादा जानकारी मिलती है। कल्चरल हेरिटेज प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू अ सोशल ग्रुप। क्यों? क्योंकि हर एक सोसाइटी या ग्रुप का एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, उनसे खास तौर पे मुतालिक होता है। अब ये पर्टिकुलर कल्चर ट्राइबल कल्चर हो सकता है या इलीट कल्चर हो सकता है, लेकिन ये उनका एक यूनिक आइडेंटिटी फराहम करती है वो पर्टिकुलर ग्रुप को, एंड ये रेप्लिकेट नहीं होता है क्योंकि वो ग्रुप का जो कल्चर है वो दूसरे ग्रुप से अलहदा होता है। लेकिन सारे कल्चर्स साथ मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत गंगा जमनी तहजीब का इजहार करते हैं। कल्चरल हेरिटेज इज यूनिक एंड इररिप्लेसेबल। इसीलिए क्योंकि हर ग्रुप का, हर सोसाइटी का एक खास कल्चर है। कल्चरल हेरिटेज इज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि कल्चरल हेरिटेज से माशी आमदनी मिल सकती है। जैसे कि हर गवर्नमेंट के इख्तियार में कुछ मॉन्यूमेंट्स आते हैं। आपको जैसे पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है एंड हर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी कुछ खास मॉन्यूमेंट्स होते हैं। तो वहां पर जब विजिटर्स विजिट करते हैं,
जब ये शोकेस होते हैं मॉन्यूमेंट्स, तो वो विजिटर्स की फीस जो होती है उसके थ्रू वो मेंटेनेंस होता है मॉन्यूमेंट का। एंड वो जैसे कि हैदराबाद में बहुत ही खास किस्म के मॉन्यूमेंट्स है जो जिससे आप फेमिलियर होंगे, जैसे कि गोलकुंडा फोर्ट हो या कुतुब शाही टूम्स या चार मीनार। चार मीनार में तो फीस नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों पर ये फीस होती है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को आमदनी भी मिलती है। Cultural heritage is a vehicle for understanding the diversity of people and developing a policy for peace and mutual comprehension. Museums, archives, libraries ऐसे जगह होते हैं जहां हमारी बेशुमार सकाफती वर्से से मुतालिक आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, किताबें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व की जाती हैं। यूनेस्को के खास गाइडलाइंस हैं जो हर मुल्क के लिए लागू होते हैं और इसके तहत मुल्क के सकाफत को प्रोटेक्ट और ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूनेस्को की वेबसाइट को अगर आप विजिट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पर आपको ये मिलेगा द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। यहाँ से मैं कुछ लाइंस पढ़ना चाहूंगी। The World Heritage Committee, the main body in charge of the implementation of the convention, has developed precise criteria for the inscription of properties on the World Heritage List and for the provision of international assistance under the World Heritage Fund. These are all included in a document entitled Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. This document has been revised by the committee to reflect new concepts, knowledge, or experiences. आप सब तो यहाँ पर ज्वाइन जो आप लोग जो करने वाले हैं मानू में, कुछ ऑफ कैंपसेस में होंगे और कुछ यहाँ पर मेन कैंपस में होंगे। तो मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे मानू कैंपस में भी बहुत ही खूबसूरत रॉक फॉर्मेशंस है जिसके खास तौर पर नाम रखे गए हैं। ये डेक्कन प्लेटो का एक बहुत ही नायाब फीचर है जो रॉक फॉर्मेशंस है, और ये आपको सारे हिंदुस्तान में सिर्फ ये रीजन में दिखाई देगा। एंड ये रॉक्स बहुत लिस्टेड हैं एंड दे आर अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर द रीजन। तो आप ये जब मानू के कैंपस में दाखिल होंगे, आप जरूर अपना टाइम निकाल कर ये रॉक्स ये का मुआयना कीजिए, आपको ये अच्छा लगेगा क्योंकि ये नेचुरल फॉर्मेशंस हैं एंड बहुत ही खास एक स्टाइल में रखे गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कुदरत ने खास तौर पे इन्हें इस तरह रखा है। मुझे उम्मीद है कि आज आप सबका इस सकाफती वर्से के तहत सेंसिटाइज हुए हैं और आपने हिंदुस्तानी वर्से को संभालने में अपना रोल जरूर अदा करेंगे। With these few words, I welcome you all to Hyderabad. It is a beautiful city which came up in the 16th century and it is rich in cultural heritage. There is a lot to see in the city. You must take out time and visit the Golconda Fort, the Qutub Shahi tombs, the Char Minar, the Paiga tombs, the Chowmahalla Palace, the Salarjung Museum, which has numerous beautiful artifacts kept there, to get an idea of the rich legacy of Hyderabad. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ हैदराबाद शोकेस कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हैदराबाद में लोकेटेड है, इसीलिए आपको एक मौका मिलेगा आपके फ्री टाइम में, जब कोविड-19 का खतरा टल जाएगा, तब आप जरूर जाकर ये सब मकामात का मुआयना कीजिए और आपको इससे ये हैदराबाद की या ये रीजन की रिच कल्चरल लेगेसी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। I wish you all the very best and a pleasant stay in the campus and we look forward to all of you joining us very soon. फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नाजरीन कुछ सलमा मैडम से पूछना चाहते हो तो पूछिए, सवाल कर सकते हैं।
बहरहाल प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी मैडम एक नहायत ही अहम मौजू पर तलबा की रहनुमाई और बेहतरीन खिताबत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि तलबा व तालिबात जब तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे, कैंपस की अमली ज़िंदगी में रूबरू होंगे, तो आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर यकीनन फ़ायदा उठाएंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ज़िंदगी में किसी भी काम के करने के कुछ उसूल व कवायद और ज़ाब्ते होते हैं। ख़्वाह वो आप सफ़र कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, खेल के मैदान में हों या फिर किसी माशी हो की पाबंदी ज़रूरी होती है। असातिज़ा, अफसरान, ऑफिशियल और तलबा जब एकेडमिक रूल्स रेगुलेशन को सही ढंग से फॉलो करते हैं, उस पर कारबंद होते हैं, यूनिवर्सिटी के कवानीन की पासदारी करते हैं, तो गोया वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तामीर की कोशिश करते हैं। यूजीसी की जानिब से बहुत से कायदे और ज़ाब्ते तालीमी इदारों के लिए बनाए गए हैं। इस वक्त भी हम और आप उसी ज़ाब्ते के तहत स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में एक दूसरे के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। ये भी एकेडमिक रूल में शुमार होता है, यानी आपको दीक्षारंभ से दीक्षांत समारोह तक यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन की पाबंदी करनी है। प्रोफेसर सनीम फातिमा मैडम, जो डीन स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के साथ साथ डीन एकेडमिक अफेयर्स भी हैं, इस मौजू पर बेहतर इजहार ख्याल कर सकती हैं। मैं प्रोफेसर सनीम फातिमा मैडम से गुजारिश करता हूं कि आप यूनिवर्सिटी के एकेडमिक रूल्स के साथ साथ कदरे नई तालीमी वसीले मूक से भी तलबा को मुतारिफ कराएंगी। प्रोफेसर सनीम फातिमा मैडम। तारुफ का शुक्रिया रियाज साहब। अजीज तलबा व तालिबात, सबको आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप सबका खैर मकदम है। जो रिवायती इंडक्शन प्रोग्राम है उसको हम बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब ये हम न्यू नॉर्मल से बाहर आ जाएंगे, जब हालात ठीक हो जाएंगे, हम सब आपसे फिर मुखातिब होंगे। म्यूट कर दीजिए। किसको? म्यूट, हाँ म्यूट कर दीजिए। म्यूट 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 यहाँ पे ये वाला, जो है ना, हाँ म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम सारे कोर्सेज तदरीसी नहीं बल्कि गैर तदरीसी अपनी शख्सियत को उभारने के लिए कई इस तरह के मुख्तलिफ अलग अलग कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी मूक्स के जरिए में हम एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे तलबा और तालिबात हैं जो कि मूक्स के बारे में जानकारी रखते होंगे, लेकिन फिर भी मैं सबकी सहूलत के लिए बुनियादी तौर पे मूक्स क्या है, स्वयं क्या है, हमें इससे कौन से मौके फराहम होते हैं, हम किन किन कोर्सेस में दाखिला ले सकते हैं, इस मूक्स के कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज से हम किस तरह इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, इस पे मैं रोशनी डालूंगी। इससे पहले कि मैं अपना फॉर्मल प्रेजेंटेशन शुरू करूं, मैं आपको चंद चीजें आपके सामने पेश करती हूं। गौर से देखिएगा, इस पे कुछ मैं आपसे सवालात भी करूंगी। सर एक प्रॉब्लम है। बताइए। एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स आए थे और उनकी डिमांड ये है कि क्वांटम फिजिक्स के इलेक्टिव पेपर उन्हें ऑफर हों, और मुश्किल ये है कि हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के टीचर ही नहीं है। स्वयं है ना, स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन मूक्स कोर्स, जो कि देश के चुनिंदा यूनिवर्सिटीज के
बेहतरीन प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in पर। चुनें हजारों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में से और सीखें कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, बिल्कुल मुफ्त। स्वयं पढ़ें, आगे बढ़ें। अपनी सारा की खींची हुई फोटो छपी है मैगजीन में। दिखाना। देखो बेटा, हम तो तुझे कभी फोटोग्राफी का कोई कोर्स करवा ही नहीं सके थे, फिर इतनी बढ़िया फोटोग्राफी तूने कहाँ से सीखी? स्वयं से। स्वयं? भारत सरकार का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है, यहाँ हजारों कोर्सेज अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in पर। चुनें हजारों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में से और सीखें कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, बिल्कुल मुफ्त। स्वयं पढ़ें, आगे बढ़ें। इसको escape करना है। Next video. Yes. मदुरई के वेनु ने स्वयं से सीखकर तैयार किया अपना पर्सनल असिस्टेंट। शिलोंग की ग्रेस ने स्वयं से सीखा इटालियन पेस्टो सॉस पास्ता। अनंतनाग के वसीम ने स्वयं से सीखे लिटरेचर पढ़ाने के नए तरीके। इंदौर की सेजल ने स्वयं से सीखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए रिएक्शंस। इन सब ने तो स्वयं से सीख लिया, आप कब शुरू कर रहे हैं? अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in पर। चुनें हजारों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में से और सीखें कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, बिल्कुल मुफ्त। स्वयं पढ़ें, आगे बढ़ें। इस पोस्टर को गौर से देखें। स्वयं पढ़ें, आगे बढ़ें। ये सब हमारे लिए है। मोबाइल से भी आप स्वयं में कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए, मूक्स ये क्या है? एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कोई दायरा नहीं है, दायरालेस यानी बाउंड्रीलेस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है। उमूमन रिवायती तौर पे हम ये करते हैं कि किसी कोर्स में दाखिला लेने के लिए हम या तो खुद अपने हिंदुस्तान में या बाहर बैरून मुल्क में हम किसी कोर्स में दाखिला लेते हैं और वहां जाकर तालीम हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मूक्स में देखते हैं, मूक्स क्या है? मैसिव यानी लार्ज एनरोलमेंट नंबर्स। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर एमबीए में इंटेक है 120 स्टूडेंट्स का, अलग अलग मुख्तलिफ कोर्सेज में एक फिक्स्ड तायुन एक इंटेक होता है। लेकिन यहाँ पर लार्ज एनरोलमेंट नंबर्स होते हैं, इसकी कोई हद या लिमिट नहीं होती, ओपन, इसके लिए कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं होता है। मैं इसमें यहाँ पर बता दूंगी कि हम लोग 2016 से मानू ने CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इख्तियार किया है, अपनाया है, जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स को कंपल्सरी क्रेडिट कोर्सेज और नॉन क्रेडिट कोर्सेज लेना होता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपने 2 वीडियोस में देखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने निसाब से जुड़े नहीं बल्कि गैर निसाबी कोर्सेज भी यहाँ पे हम सीख सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कोई खाना कैसे बना सकते हैं, फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, या हम टेक्नोलॉजी बेस्ड जैसे AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के मुख्तलिफ कोर्सेज हम जिसके लिए कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है और यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। रिवायती मोड में हम ये देखते हैं कि 28 साल और रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 33 ईयर्स होता है, लेकिन यहाँ पर उम्र का कोई कंडीशन नहीं है। फुल्ली ऑनलाइन ये कोर्स कंप्लीटली ऑनलाइन होते हैं। और कोर्स क्या है? स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट होता है। इसमें 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं जो कि सेल्फ पेस्ड होते हैं। आप एक किसी कोर्स में एनरोल होते हैं, उसके बाद आपको पूरा कंटेंट ईमेल में या उसके लॉगिन वेबसाइट पे मिल जाता है, आप अपनी सहूलत से उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि शेड्यूल्ड होते हैं, हफ्ते में 2 घंटे के आपको देना पड़ता है, फिर उसके बाद डिस्कशन फोरम भी होता है। आगे चल के हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बेसिकली मूक इज एन ऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस वाया द वेब। द बेसिक फिलॉसफी, इसकी बुनियादी उसूल है मूक्स इज 3 A's, एनी टाइम, एनीवेयर एंड बाय एनीवन। तो यूजीसी जो है इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है फॉर नॉन टेक्नोलॉजी पीजी कोर्सेस। अब हम यूजीसी के अलावा कुछ मुख्तलिफ इसके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं मूक्स के कोर्सेज को जो पेश करते हैं, उनकी हम एक फहरिस्त देखते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसका हमने अभी जिक्र किया, वो सिर्फ और सिर्फ मखसूस नॉन टेक्नोलॉजी पीजी के डिग्री कोर्सेज फराहम करती है। एनपीटेल टेक्निकल इंजीनियरिंग यूजी और पीजी के डिग्री प्रोग्राम्स से हम फराहम करती है। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, जो कि मुख्तलिफ नॉन टेक्नोलॉजी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यहाँ पर दस्तियाब हैं। इग्नू
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, NCERT, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के प्रोग्राम्स 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमें दस्तियाब होते हैं। NIOS आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशनल प्रोग्राम्स फ्रॉम 9 to 12। IIM बैंगलोर इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और NITTR चेन्नई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्राहम करती है। ये हमारे मुख्तलिफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके जरिए हम, अभी मैं आपको ऑनलाइन इसकी वेबसाइट दिखाऊंगी और यहाँ पर हम तफसील से देख सकते हैं। अब बेसिकली इससे पहले कि हम प्रैक्टिकली वेबसाइट विजिट करें और स्वयं के पोर्टल को हम विजिट करें, हम देखते हैं कि यूजीसी का क्रेडिट फर्मवर्क हमारे लिए कैसी सहूलत फराहम करता है। स्वयं के कोर्सेज जो हम लेते हैं, इसमें हम जो भी कोर्स क्रेडिट लेते हैं, जैसे कि मिनिमम हम 2 क्रेडिट से लेकर 6 क्रेडिट के कोर्सेस हम ले सकते हैं। ऑनलाइन स्वयं पे अवेलेबल है और क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है। 20% कोर्सेस हम जो हमारा रिवायती प्रोग्राम है वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। 20% से ज्यादा आप अपनी दिलचस्पी के हिसाब से ले सकते हैं, और मुख्तलिफ सेमेस्टर वाइज आप हमें लिस्ट फराहम होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक लिस्ट शेयर करती हूँ जिसमें एक फहरिस्त है मुख्तलिफ कोर्सेस की, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए, सभी कोर्सेस के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एकेडमिक राइटिंग है, एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, और हर कोर्स के लिए वो डेट एक रिलीज करते हैं, उसका वेबसाइट भी देते हैं, और लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग भी हमारे पास हम वेबसाइट पे देख सकते हैं। वहां पर साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल मार्केटिंग है, असेसमेंट है, फिल्म स्टडीज है, GST है, इस तरह के मुख्तलिफ कोर्सेस दस्तियाब हैं। इसको हम देखेंगे फिर स्वयं पोर्टल पर। चलिए अब देखते हैं स्वयं क्या है। स्वयं से मुराद स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मुख्तलिफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की हमायंगी से इसको लॉन्च किया है। तो स्वयं एक वन स्टॉप वेब और मोबाइल बेस्ड इंटरैक्टिव ई कंटेंट है, राइट फ्रॉम हाई स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल, और हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है इसमें हासिल, और इसमें मल्टीमीडिया होता है, एनी टाइम एनीवेयर बेसिस पे हम कहीं पर भी बैठकर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम है जिसमें कि एक्सपर्ट, मिसाल के तौर पर IIT के प्रोफेसर्स, IIM के प्रोफेसर्स, इन सब ने इन कोर्सेज को की डिजाइनिंग की है, और आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन होता है जो कि बजरिए डिस्कशन फोरम हासिल है, और ये एक हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी है जिसमें कि क्लासरूम टीचिंग भी होती है ऑनलाइन, और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन इसके प्रोजेक्ट्स लेकर हम असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये है स्वयं। अब हम देखते हैं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं मुखातिब कर रही हूँ वो बिल्कुल यूजी स्टूडेंट से, डिप्लोमा स्टूडेंट से लेकर के रिसर्च स्कॉलर्स तक हैं। तो बेसिकली आप PG पाठशाला और ई कंटेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे, लेकिन मूक्स में और PG पाठशाला में क्या तफरीक है वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ अभी। देखिए PG पाठशाला क्या है, एक ई कंटेंट है। मिसाल के तौर पर जैसे कि कोई किताब है, उसका ई कंटेंट ई फॉर्मेट में PG पाठशाला में आपको 70 सब्जेक्ट से ज्यादा आपको वहां पर, इट इज एन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। और यहाँ पर मूक्स में जब हम आते हैं, मूक्स एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि स्टूडेंट टीचर के ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कि टीचर जो है एक मेंटर या कोऑर्डिनेटर की तरह होता है, और लर्नर से मुसलसल राब्ता कायम होता है, लर्नर का और टीचर का। लेकिन PG पाठशाला में क्या होता है कि इस तरह के कोई हैंड होल्डिंग नहीं होती है। लर्नर जो है सर्टिफिकेट यहाँ से मूक्स में हम हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई 4 क्रेडिट का कोर्स करते हैं अपनी रिवायती कोर्स के साथ, तो वो 4 क्रेडिट्स आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं उसके मुकम्मिल होने के बाद। उसमें इम्तिहान भी होता है और सर्टिफिकेट भी होता है, और ये कोर्सेज 100% बिल्कुल मुकम्मिल मुफ्त है। सिर्फ आपको एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल ही एक नॉमिनल फी पे करनी पड़ेगी। और मैं समझती हूँ कि अब आप PG पाठशाला जो कि OER है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है, उसमें और मूक में क्या फर्क है समझ गए होंगे। मजीद कुछ सवालात हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो तरीकेकार है मूक्स में एनरोल होने का स्वयं के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा सेटअप है, ये स्टेप 1 नहीं आ रहा है। हर डिपार्टमेंट में हमारे पास एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं। उन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स को आप कोर्स कोऑर्डिनेटर के जरिए ट्रीट कर सकते हैं, और उनकी मदद से आप किसी भी कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोर्स में किस तरह रजिस्ट्रेशन होता है, आइए हम खुद उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वर्चुअली। आप मानू के वेबसाइट पे भी आप स्वयं का लोगो देख सकते हैं, वहां से भी आप जा सकते हैं।
देखिए अब मैं गूगल से मानू की वेबसाइट पे पहले ज्वाइन होती हूँ। ये हमारी अपनी वेबसाइट है मानू की। यहाँ पर आप देखेंगे स्वयं, तो इसको क्लिक करिए और डायरेक्टली आप स्वयं के होम पेज पे चले जाएंगे, swayam.gov.in। अब यहाँ पर आप कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से कोर्स का इंतखाब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल कोर्सेज में जा सकते हैं। अभी हमने आपसे एक फहरिस्त शेयर की थी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की, उनके जरिए से भी जा सकते हैं, या आप सिंपली एक कोर्स को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और आपको रजिस्टर करना है, साइन इन करना है और उसके हिसाब से आपको कोर्स चूज कर सकते हैं। और स्वयं यहाँ पे आप देखेंगे स्वयं जो है मुख्तलिफ जबानों में है, रीजनल लैंग्वेजेस में है। और यहाँ पर इम्तिहान के डिटेल से अब हम देखते हैं ऑल कोर्सेस। देखिए ऑल कोर्सेस में आपके पास मौजूद है, यहाँ पर एक कोर्स है अकाउंटेंसी पार्ट 1 पार्ट 2। देखते हैं अकाउंटेंसी के कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। अकाउंटेंसी का जो कोर्स है ये एनसीईआरटी न्यू दिल्ली से है। ये 24 हफ्तों का कोर्स है। ये कब से शुरू हो रहा है? 1 नवंबर से ये शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी एनरोलमेंट जारी है। आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं इसमें, और इम्तिहान की तारीख भी दे दी गई है और एनरोलमेंट 15 जनवरी को इसका इख्तिताम होगा, खत्म होता है। तो ये सारी तफसीलात आपको, जो भी कोर्स आप यहाँ पर सर्च करेंगे वो कोर्स आपको वहां मिल जाएगा। और अब हम देखते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के जरिए कोई हम चूज कर सकते हैं क्या। अब देखिए जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है मूक्स के कोर्सेज के लिए, एक है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT। देखते हैं यहाँ पर कौन से कोर्सेज अब हमारे लिए अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट है, कोर्सेज इतने हैं यहाँ पर। इनका स्टूडेंट एनरोलमेंट 2,68,706 है। 2,68,706 स्टूडेंट्स हैं। एग्जाम के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यहाँ पर आपको कोर्सेज की लिस्ट भी मिलेगी। व्यू कोर्स कैटलॉग है, यहाँ पर आप कोर्सेज देख सकते हैं। अपकमिंग जिन कोर्सेज का एनरोलमेंट ओपन है यहाँ पर उसकी फहरिस्त है। ये कुछ प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं, C++ लैंग्वेजेस हैं। ये सारे AICT के जरिए जो कोर्सेज फराहम किए। ये देखिए कल्चरल स्टडीज एक कोर्स है, इसकी हम तफसीलात देखते हैं। अभी सलमा मैडम का आपने लेक्चर अटेंड किया, तो कल्चर स्टडीज पे कोई कोर्स में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जब ये इसकी डेट खत्म हो जाती है तो ये ज्वाइन वाला सिंबल आपको नहीं दिखेगा। आप पहले कोर्स का लेआउट यहाँ पर देख सकते हैं, क्या इसका कंटेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, ये कोर्स का कंटेंट है, ये समरी है। ये कोर्स अभी लॉन्च होने वाला है और इसके डेट्स इसमें मेंशन हो जाएंगे। मैं समझती हूँ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और ये कोर्सेस आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कैसे इसमें ज्वाइन करते हैं। तो हमने पहले क्या किया था, स्वयं के पोर्टल पे जाना है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप swayam.gov.in के जरिए हम लॉगिन कर रीच हो सकते हैं और कोर्सेज का सिलेक्शन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से कैटलॉग के हिसाब से, या फिर हम मानू की वेबसाइट के जरिए भी हम स्वयं पे पहुंच सकते हैं और सिलेक्शन ऑफ द कोर्स कोऑर्डिनेट को इतला दीजिए, उसमें तफसीलात हो जाएंगे। और कोर्स रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ऑलरेडी आप देख चुके हैं, पोर्टल पे मौजूद है रेड कलर का ज्वाइन कोर्स, वहां पर आपको रजिस्टर करना है और कोर्स ज्वाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका इवैल्यूएशन। होस्ट इंस्टीट्यूट वो होता है, होस्ट इंस्टीट्यूट, और ये मैं आपको बता देती हूँ। होस्ट इंस्टीट्यूट वो होता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग मूक एंड कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन अवॉर्डिंग क्रेडिट्स एंड सर्टिफिकेशन। अब होस्ट इंस्टीट्यूट हम नथिंग बट IIM बैंगलोर है मिसाल के तौर पर, NPTEL है, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है जो कि कोर्स ऑफर करते हैं और एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, दोस इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड होस्ट इंस्टीट्यूट। और पेरेंट इंस्टीट्यूट है जहां पर कि स्टूडेंट्स मूक्स के लिए रजिस्टर करते हैं। आप सब लोग जब मानू से रजिस्टर करेंगे, मानू विल बिकम द पेरेंट इंस्टीट्यूट, और अगर आप IIM बैंगलोर से या AICT NPTEL से कोई प्रोग्राम लेते हैं तो वो हो जाएगा होस्ट इंस्टीट्यूट। तो इवैल्यूएशन इस तरह होता है। सर्टिफिकेशन, जब हमारा मूक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो होस्ट इंस्टीट्यूट क्या करती है, उसको 20% कोर्सेज को रिवायती मोड में हमारा ट्रांसफर होता है और यूनिवर्सिटी के ACEC में ये एक्सेप्ट हो चुका है। आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो आपको मार्क्स हासिल होते हैं मूक्स के कोर्सेज में, वो आपके मार्क्स मेमो में
डिस्प्ले हो जाएंगे। ये इसका पार्ट है। कोर्स दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक नॉन क्रेडिट कोर्स होता है सीबीसीएस में, एक क्रेडिट कोर्स होता है। क्रेडिट कोर्स में एग्जामिनेशन होता है और ये शेड्यूल्ड कोर्स होता है। नॉन क्रेडिट वो होता है जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम, या आप अपने शौक के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मैनेजमेंट की टीचर हूं, लेकिन मुझे लैंग्वेज के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो मैं नॉन क्रेडिट अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक कोर्स में एनपीटेल से या कहीं से भी जो भी ऑफर कर रहे हैं वहां से मैं ले सकती हूँ। ट्रेनिंग के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो अपनी हॉबी मुकम्मल करने के लिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज हम, जो कि नॉन क्रेडिट कोर्सेज है, उसमें इम्तिहान नहीं होता है, सेल्फ पेस बेसिस पे आप उसको सीख सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इम्तिहान होता है लेकिन क्रेडिट्स ट्रांसफर नहीं होते। इट इज अ नॉन क्रेडिट कोर्स, उसको नॉन सीजीपीए कोर्स भी कहलाता है वो। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मूक्स क्रेडिट ट्रांसफर के लिए ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। अगर कोई सवाल हो तो मैं ले सकती हूँ। ये मूक्स के कोर्सेज हैं हमारे। जी, एक सवाल है मेरे पास, व्हाट इज अ क्रेडिट कोर्स? क्रेडिट कोर्स वो होता है जैसा कि फॉर एग्जांपल सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में हर कोर्स के लिए एक क्रेडिट होता है। एक क्रेडिट अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी के लिए, फॉर एग्जांपल यूजीसी में 15 घंटों का एक क्रेडिट कोर्स होता है। तो अगर आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो 4 क्रेडिट का एक कोर्स होता है, और यूजी के स्टूडेंट्स के लिए 6 क्रेडिट्स का एक कोर्स होता है। सीबीसीएस का जब पैटर्न आप देखेंगे वेबसाइट पे, आपका सिलेबस देखेंगे तो आपको और इसमें मजीद जानकारी हासिल हो जाएगी। दैट इज अ क्रेडिट कोर्स। बहुत ही अच्छा सवाल एक है मेरे पास, हाउ विल मूक्स बेनिफिट अस? आप थोड़ा सा वापस वीडियो की तरफ अपना ध्यान दीजिए। वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम न्यू कोर्सेज में टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि टीचर मौजूद नहीं होते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। एक और चीज मैं एक मिसाल के तौर पे इसको समझाना चाहूंगी। बहुत सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे होंगे, जिसमें शामिल होंगे। हम ये चाहते हैं कि जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम आईआईटी से करें, या हम मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम जो कोई आईआईएम से करें। लेकिन मूक्स हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि मूक्स का अगर कोई हम एनरोल कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट हमें आईआईएम बैंगलोर से मिलता है, या एनपीटीएल से हम कोई कोर्स करते हैं तो हमें आईआईटी से मिलता है, आईआईटी मद्रास से मिलता है। मुख्तलिफ आईआईटीज के उसमें कोर्सेज हैं। तो मूक्स विल बेनिफिट अस इन गेटिंग द ब्रांड और द बेस्ट इंस्टीट्यूट पॉसिबल। अच्छी सी नॉलेज मिलेगी, डिस्कशन फोरम मिलेगा, और मूक से हम जो कोर्स करते हैं उसके क्रेडिट्स हमारे जो सीबीसीएस सिस्टम जिस कोर्स में हम एनरोल्ड हैं 20% क्रेडिट्स। फॉर एग्जांपल आप एमबीए में 100 कोर्सेज हैं, 100 क्रेडिट्स हैं, तो 20 क्रेडिट हम मूक्स के जरिए ले सकते हैं। ये हमारे लिए फायदा है मूक्स के जरिए। आई सपोज आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? अब इस मूक्स के प्रेजेंटेशन के बाद मैं कुछ हिदायत स्टूडेंट्स के लिए पेश करना चाहती हूँ। एक तो यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं क्योंकि वी आर वर्किंग इन द न्यू नॉर्मल। वी आर गोइंग, द होल इकोनॉमी, द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए वेरी अनसर्टन एंड अनप्रेडिक्टेबल फेज, जो कि हमने 2 साल पहले कभी इस चीज़ का तस्वुर भी नहीं किया था। लेकिन अजीज तलबा और तलबात, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ हमारा दिमागी तवाज़न भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस, मेंटल बैलेंस। तो हम यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ औक़ात पर काउंसलिंग सेशंस रखती है, ऑनलाइन इस बार होंगे तो उससे इस्तेफ़ादा कीजिए। और मूक्स के जो कोर्सेज़ हैं वो तो हमें मददगार होंगे ही, लेकिन इस न्यू नॉर्मल में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर हमारा शुरू हो गया है, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम ऑनलाइन है, क्या मज़ीद ये सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी? लेकिन फ़िलहाल हम ऑनलाइन ही रखेंगे। जब भी आप मुसलसल वेबसाइट चेक करते रहिए, अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के शोबे सदर हैं उनसे आप राब्ता रखिए। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की लिस्ट वेबसाइट पे दस्तियाब है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, उन सबसे आप राब्ता रखिए। हम लोग बिल्कुल आपसे जुड़े रहेंगे। और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि चंद दिनों में जब हम नोटिफाई करेंगे सारे स्टूडेंट्स को, हम कैंपस बुलाएंगे, आपसे फिर मुखातिब होंगे और आपके सारे सवालात के जवाब होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो परेशान हैं उनके लिए मैं ये क्लैरिफाई कर रही हूँ, अभी फ़िलहाल जब तक के वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा कि आपको कैंपस रिपोर्ट करना है, आप बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहिएगा। इंडक्शन के बाद भी आपके जो मुख्तलिफ निसाब हैं वो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आप अपने टीचर्स से, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मुसलसल राब्ता रखिए। शुक्रिया। और वंस अगेन आई
congratulate you for joining Manu, and please do take care of yourself in this new normal, and do stay safely. Thank you. ऑनलाइन कोर्सेज और तालीम के मुख्तलिफ ज़राए की तफसीली जानकारी के लिए मैं प्रोफेसर सनीम फातिमा मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तलबा की रहनुमाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब तलबा पर है कि तलबा किस कदर इनकी तकरीर से और सवाल जवाब से फ़ायदा हासिल करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन उसूल ज़वाबित पर अमल पैरा होकर तलबा अपनी ज़िंदगी को रोशन करेंगे। शुक्रिया मैडम। अजीज़ तलबा व तालबात, यूँ तो ज़िंदगी में खा वो समाजी ज़िंदगी हो या इनफरादी, डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। स्टूडेंट लाइफ में तो इस पर कारबंद होना कामयाबी की दलील है। तालीमी इदारों में दो ऐसे ज़ैली शोबे होते हैं जो तलबा में कौमी यकजहती, इसार व कुर्बानी, कुदरती वसाइल की हिफाजत, समाजी खिदमत, सेहत व सफाई और इनफरादी ज़ाब्ते हयात को बेहतर बनाने के लिए कायम किए जाते हैं। मेरी मुराद NSS और NCC से है। उमूमी तौर पर सानवी तालीम से ये दोनों शोबे सरगर्म होते हैं, और आला तालीमी इदारों में तो ये अपना बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। NCC की मियारी तरबियत हासिल करने वालों को असनाद भी दिए जाते हैं जो उनके करियर प्लानिंग में मुफीद व मददगार साबित होते हैं। अजीज़ तलबा, इस अहम मौजू पर NCC यूनिट के इंचार्ज जनाब अब्दुल मजीद साहब आपकी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ रखते हैं। मैं जनाब अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस मौजू पर तलबा में शऊर बेदार करने की ज़हमत करें। जनाब अब्दुल मजीद साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। माई लेफ्टिनेंट मोहम्मद अब्दुल मुजीब, NCC ऑफिसर, 1 तेलंगाना आर्टिलरी बैटरी, मानू NCC सब यूनिट हैदराबाद। मेरा कमीशन 2005 में नागपुर में हुआ था। नागपुर एक एकेडमी है, ऑल OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। सारे इंडिया से ऑफिसर जो है ना वहाँ पे NCC ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लेते हैं। वहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर्म्स को किस तरह से हम हैंडल करेंगे और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग हम किस तरह देंगे, ये हमको वहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग काफ़ी सख्त कंडीशन में हमको दी जाती है। उसके बाद पासिंग आउट परेड होगा, वहाँ पे आपको रैंक दिया जाएगा लेफ्टिनेंट। इस तरह से हमारी शुरुआत होती है। तो आइए यहाँ पे नेशनल कैडेट कोर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये 1 तेलंगाना आर्टिलरी बैटरी जो है हमारा यूनिट है। आप कभी वतन की अगर खिदमत करना चाहते हैं, या आप कभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ अगर चाय पीना चाहते हैं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर चाय पीना चाहते हैं आप, या आप जो है हिमालय की ट्रैकिंग करना चाहते हैं या माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जैसे एकेडमीज के अंदर आप रहकर वहाँ की ट्रेनिंग रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स किस तरह से अगर आप उनकी ट्रेनिंग को देखना चाहते हैं, ये जो सारे रास्ते हैं ना आपको एक ही तरफ ले जाएंगे, नेशनल कैडेट कोर की तरह। तो आपको ये सारे ख्वाब देखने के लिए जो है ना नेशनल कैडेट कोर NCC में दाखिला को हासिल करना होगा। एडमिशन लेना नहीं होगा आपको, NCC में एडमिशन आपको हासिल करना होगा, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन होता है। अब देखेंगे NCC आज के जो टॉपिक है हमारा नेशनल कैडेट कोर है, इसमें हम क्या देखेंगे, व्हाट अबाउट NCC, मतलब NCC क्या होता है, इसके अंदर NCC में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कौन से स्टूडेंट जो है ना NCC में आपको एलिजिबल होते हैं, और इसके अंदर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है नेशनल कैडेट कोर्स के अंदर, और इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है। NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को क्या क्या किस तरह की बेनिफिट्स दी जाती है, और मानू में NCC क्या है,
मालूम है एनसीसी कब आई यहाँ पे, कितने वैकेंसीज है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटी कोर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। उनका मकसद था कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेंगे और ये लार्ज यूथ जो है ना, ट्रेन यूथ जो है ना, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर नौकरी भी हासिल कर सकेंगे। तो नेक्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस एनसीसी जो है ना इंडिया में कब आया? आफ्टर इंडिपेंडेंस 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी जो है ना इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया है। पहले ही जो है ना बॉयज विंग का स्टार्ट किया है, फिर 1949 में गर्ल्स विंग का स्टार्ट हुआ है जिसको एसडब्ल्यू कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है ना आर्मी ये एयरफोर्स का 1950 में एयरफोर्स का आया है और उसके बाद 1951 में जो है ना नावल विंग का एस्टैब्लिश किया गया है। ये एक ट्राई ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब इसमें आर्मी भी रहेगा, नेवी भी रहेगा, एयरफोर्स भी रहेगा। इसके अंदर इसमें क्या है, 3 भी सर्विसेज रहेंगे, इसलिए इसको ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे इंडिया से स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल किया जाता है। आज के दौर में टोटल एनसीसी में कितने हैं? मोर देन 13 लाख कैडेट्स एनरोल है आज के दौर में। इंडिया के अंदर 13 लाख कैडेट्स आज जो एनरोल है इसके अंदर। इसमें 2 तरह के होते हैं, सीनियर डिवीजन एसडी कहते हैं। सीनियर डिवीजन एसडी का मतलब बॉयज को कहते हैं, एसडब्ल्यू का मतलब गर्ल्स को कहते हैं। उसी तरह इसमें जूनियर डिवीजन भी रहेगा, जेडब्ल्यू कहते हैं और जेडी कहते हैं। जूनियर डिवीजन, जूनियर, जेडब्ल्यू जूनियर विंग का मतलब होता है कि गर्ल्स। यहाँ पे क्या दी जाती है लड़कों को? यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग, मतलब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। स्मॉल आर्म्स किस तरह हैंडल करेंगे वो दी जाती है आपको, इस तरह की ट्रेनिंग। और ये हमारे एनसीसी के 3 विंग्स है, मतलब जो आर्मी है इसका खाकी ड्रेस इस तरह से होगा और जो नेवी है इस तरह का व्हाइट ड्रेस होगा आपको, जो एयरफोर्स है इस तरह का डीप ब्लू कलर में यूनिफॉर्म पहना जाएगा। अब हम आते हैं कि हमारा एनसीसी फ्लैग क्या है। यहाँ पे 1954 में ये एग्जिस्टिंग ट्राई कलर जो है ना हमने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें 3 कलर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रेड वाला जो है ना आर्मी को इंडिकेट करेगा, डीप ब्लू जो है ना नेवी को इंडिकेट करेगा, लाइट ब्लू जो है ना एयरफोर्स को इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे बीच में जो लिखा हुआ है एनसीसी, गोल्डन कलर में एनसीसी लिखा हुआ होता है। और जो फ्लावर देख रहे हैं उसके तरफ से आपने, वो 17 डायरेक्टरेट्स को इंडिकेट करेगा। इंडिया के 17 डायरेक्टरेट्स को आप गिनती कर सकते हैं। वो फ्लावर जो दिखाई दे रहा है आपको लोटस का, वो 17 डायरेक्टरेट्स को जाहिर करेगा। अब हमारा मोटो क्या है, हमारा स्लोगन क्या है एनसीसी में? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। इतनी बड़ी टोली को चलाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जब राजपथ पे चलते हैं एक ही वर्ड ऑफ कमांड पे सारे लड़के चलना शुरू करते हैं, तो इसीलिए क्या है, डिसिप्लिन की जरूरी। तो ये हमारा मोटो, ये हमारा सिद्धांत, हमारा स्लोगन क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। अब देखिए हमारा विजन क्या है। हम सारे इंडिया के यूथ को, गर्ल्स और बॉयज को पोटेंशियल लीडर्स की तरह तैयार करना चाहते हैं हम, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह तैयार करना चाहते हैं हम। ये हमारा विजन है। अब हमारा एम क्या है? हमारा एनसीसी का एम क्या है? एम का मतलब हम लड़कों के अंदर, बॉयज और गर्ल्स के अंदर उनको इस तरह के क्वालिटीज डेवलप करेंगे हम। एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो शीशे को भी हीरे की तरह कन्वर्ट कर देगा। जो शीशा भी रहेगा ना, उसको तराश के हम हीरे की तरह बनाएंगे। यहाँ पे आपको क्या क्वालिटीज है ये? टू डेवलप कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर को हम तैयार करेंगे। कॉमरेडशिप है, डिसिप्लिन है, लीडरशिप क्वालिटीज है, सेक्युलर आउटलुक है, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है, एंड आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस अमॉन्ग द यूथ ऑफ द कंट्री। और इस तरह से टू प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट टू मोटिव द यूथ, बॉयज एंड गर्ल्स को आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, मैक्सिमम आर्म्ड फोर्सेस के अंदर मोटिवेट करना हमारा मकसद है इसका। अब हमारे कार्डिनल्स क्या है? हमारे कार्डिनल्स ये है कि देखिए हमारे फंडामेंटल्स क्या है। एनसीसी के फंडामेंटल्स किस तरह से रहते हैं? ये जो लड़की देख रहे हैं ये हमारी मानी की यूनिट के कैडेट अदिबा। तो ये देखिए, ओबे विद स्माइल, ओबे विद, जो भी आपको ऑर्डर मिलता है एनसीसी के अंदर उसको हंसते हुए स्वीकार करना है। नहीं सर धूप है सर, नहीं करता मैं, ये नहीं चलेगा। वहां पे बी पंक्चुअल, जो टाइम दिया जाता है आपको उस टाइम के मुताबिक वहां पे 5 मिनट पहले आप फॉलो करना होगा। और वर्क हार्ड विदाउट फर्स्ट, आप काम कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, गड़बड़ करते हुए काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा एनसीसी के अंदर।
और मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल नो लाइज। बहाने नहीं बनाना, मैं लड़की हूं, परेड नहीं करूंगी, मेरे पैर में दर्द है, इस तरह के बहाने वहां पे नहीं चलेंगे। ये हमारे फंडामेंटल्स है, कार्डिनल्स ऑफ एनसीसी है हमारे। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन देखिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। पहले जो है ना डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, इसका हेडक्वार्टर जो है ना दिल्ली में है इसका। ये जो है एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर इसको हेड करेगा सारा ऑर्गेनाइजेशन को। फिर इसके बाद हम आएंगे डायरेक्टरेट्स, जो स्टेट लेवल, स्टेट के कैपिटल्स में 17 डायरेक्टरेट्स है, टोटल 17 स्टेट के जो कैपिटल्स में है ना 17 डायरेक्टरेट्स है। उसमें जो है ना 12 आर्मी के डायरेक्टरेट्स रहेंगे और 3 जो है ना एयरफोर्स के रहेंगे, 2 जो है नावल के डायरेक्टरेट्स रहेंगे। ये स्टेट के कैपिटल, मतलब हर स्टेट को एक डायरेक्टरेट नहीं रहेगा, 1-2 डायरेक्टरेट्स मिला के, 1-2 स्टेट को मिला के उसकी स्ट्रेंथ, एनसीसी की स्ट्रेंथ को देख के एक डायरेक्टरेट दिया जाता है। जैसा हमारे पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक डायरेक्टरेट है। ये डायरेक्टरेट को कौन चलाएंगे? डिप्टी डायरेक्टर जनरल, मतलब ये मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर ये डायरेक्टरेट में बैठेगा। जैसा हैदराबाद में हमारा डिप्टी डीजी साहब है, तो वो क्या है, मेजर जनरल या एयर कमांडर, 3 सर्विसेज में कोई भी एक इसका हेड रहेगा ये डायरेक्टरेट्स का, स्टेट लेवल में। फिर डायरेक्टरेट के बाद, उसी डायरेक्टरेट के बाद ग्रुप में आ जाएंगे। कई डायरेक्टरेट में तकरीबन 10-12 ग्रुप्स रहेंगे। ये ग्रुप का कौन रहेगा? ब्रिगेडियर ऑफिसर इसको हेड करेगा। उसके बाद ग्रुप के बाद हम आएंगे यूनिट, जैसा हमारी मौलाना आजाद की यूनिट है। सर, ग्रुप के बाद हम आएंगे यूनिट। ये यूनिट को कर्नल रैंक का ऑफिसर चलाएगा। इस यूनिट के अंदर कई कंपनीज रहेंगे, सब यूनिट्स रहेंगे, जैसा कि हमारा मानो का एक सब यूनिट है। फिर यहाँ पे आएंगे हम सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, 3 सर्विसेज है आपको, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये सीनियर डिवीजन में भी रहेंगे और ये जूनियर डिवीजन में भी रहेंगे। फिर ये कॉलेज लेवल, सीनियर डिवीजन का मतलब क्या है? कॉलेज लेवल का रहेगा। कॉलेज लेवल का मतलब क्या एज रहेगी इसकी? 15 साल के ऊपर होना चाहिए और 26 इयर्स के नीचे होना चाहिए। इस दरमियान का जो एज रहेगा, एज ग्रुप के यूथ रहेंगे, बॉयज और गर्ल्स, उनको लिया जाएगा। और क्या रहेगा इसके अंदर? जो रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को ये रेगुलर एनसीसी का मौका दिया जाएगा। उसी तरह जूनियर डिवीजन भी रहेगा। जूनियर डिवीजन में क्या रहेगा? आपको 8 से 10 तक के लोग जो स्कूल में रहेंगे वो एनसीसी करेंगे। अब देखिए एनसीसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज किस तरह होती है। एनसीसी का मतलब लोग समझते हैं कि जय भाई चले गए आप वहां पे ग्राउंड में, परेड करे, पनिशमेंट लिए, आ गए। ऐसा नहीं होगा। ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट रहेगा आपको। यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग का मतलब हर वीक जो एनसीसी के हमारे जैसा अभी यहाँ पे आनंद नारायण साहब बैठे हैं, वो लोग इस तरह के एनसीसी के पीआई स्टाफ आएंगे और हमारे लड़कों को ट्रेनिंग देंगे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में देंगे। परेड होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में, वेपन ट्रेनिंग होगा आपको, वेपन ट्रेनिंग होगा, परेड भी होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में। और उसके अलावा भी कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल सर्विस के प्रोग्राम होंगे, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे, ये आगे मैं बताऊंगा इसके एक थोड़े से स्लाइड्स। और कैरियर काउंसलिंग होगी, एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होंगे इसके अंदर, इस एनसीसी के अंदर। मतलब ये नहीं कि खाली परेड करना चले जाना, तो पूरे तकरीबन एक कैडेट का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा इसके अंदर। अब देखिए इसका सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन किस तरह होगा एनसीसी का। जो ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है वो जूनियर डिवीजन के लिए होता है। 2 साल करने के बाद जब एग्जाम लिखे गए, मतलब थ्योरी भी एग्जाम लिखेंगे, प्रैक्टिकल भी होगा, वो लड़कों को ए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ए का मतलब जूनियर डिवीजन में। उसी तरह बी सर्टिफिकेट, एसडी सीनियर डिवीजन, एसडी एसडब्ल्यू दोनों भी आएंगे। बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्या होगा? एनरोलमेंट आपका होने के बाद 2 साल के बाद इसमें आपको एग्जाम की परमिशन दी जाएगी। कंडीशन क्या रहेगा? आपको 75% अटेंडेंस आपकी मस्ट है और एक कैंप कंपलसरी करना होगा आपको, तभी आप इस बी सर्टिफिकेट को एग्जाम को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आएंगे हम सी सर्टिफिकेट, सबसे अहम सी सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको 3 साल, एनसीसी में 3 साल करने होंगे आपको, 2 कैंप्स, मिनिमम 2 कैंप्स करने होंगे आपको, और 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। ये हमारा एग्जामिनेशन रहेगा, ABC सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन। इसमें आपको थ्योरी का एग्जाम भी देना होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। इस प्रैक्टिकल में परेड, वेपन ट्रेनिंग, सारी चीजें आएंगे आपको।
अब देखिए उसके अंदर जैसा हमने ट्रेनिंग बताए थे ना कैंप से यहाँ पे रिपब्लिक डे कैंप, हर एनसीसी कैडेट का ड्रीम होगा, ख्वाब होगा कि राजपथ पे परेड करे वो। तो उसको उस राजपथ पे आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप जो होता है प्रेस्टिजियस कैंप होता है, उसको हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब इनाग्रेट वहां से शुरू होगा इसका। इसके अंदर कई सारे लोग आएंगे, आपको रक्षा मंत्री रहेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रहेंगे, और 3 सर्विसेज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के 3 चीफ्स भी रहेंगे उसके अंदर। इस कैंप के दौरान 17 डायरेक्टरेट्स में आपस में मुकाबला होगा। उसके अंदर पीएम बैनर, प्राइम मिनिस्टर बैनर कौन लेगा, कौन सा डायरेक्टर लेगा, उसके लिए काफी कंपटीशन होगा। तो और यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड एनसीसी कैडेट्स को प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, प्रेसिडेंट साहब के साथ चाय पीने का मौका भी मिलेगा यहाँ पर। तो ये ख्वाब है एनसीसी में जो भी ज्वाइन करता है, चाहे जेडी में हो चाहे एसडी में हो, आरडी को सेलेक्ट होना, इसके आरडी के कैंप का सर्टिफिकेट का भी काफी वैल्यू होता है। अब हम आते हैं अटैचमेंट ट्रेनिंग क्या होता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इसमें क्या है, इंडियन ऑफिसर जो बनने वाले इंडियन ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी कैडेट्स को इसका मौका दिया जाता है वहां पे कैंप करने का, उनके साथ रहने का, उन किस तरह से एक्टिविटी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो मौका दिया जाता है हर साल। मतलब ये कैंप का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 15 डेज रहेगा एवरी ईयर। मतलब 120 एसडी कैडेट्स, सीनियर डिवीजन कैडेट्स को गिवन अटैचमेंट ट्रेनिंग विद आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दिया जाता है। उसी तरह 48 गर्ल कैडेट्स को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ये मौका, कैंप का मौका दिया जाता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंप होता है एनसीसी के अंदर। अब हम आते हैं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम गवर्नमेंट के जरिए। मतलब यहाँ पे क्या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है, एनसीसी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन एनसीसी ऑफ इंडिया एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अदर कंट्रीज आर अंडरटेकन। ये क्या है, हम एनसीसी के जरिए फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं। मतलब कौन से कंट्रीज को जाएंगे, हमारे थोड़े कंट्रीज है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, मालदीव्स, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम एंड वियतनाम। ये जो है ना हमारे कंट्रीज है, इनके साथ हमारा वाईईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का हमारा चलता है, इनके ये कंट्रीज के साथ हमारा। अब देखिए माउंटेनियरिंग देखिए यहाँ पे जो फिगर में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 प्रीमियर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वेयर कैडेट्स अंडरगो माउंटेनियरिंग कोर्सेज। एक है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग और माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली। ये हर साल मतलब वैकेंसीज देते हैं, हर यूनिट को, हर डायरेक्टरेट को वैकेंसीज आते हैं, उस मुताबिक से एनसीसी कैडेट्स को सिलेक्ट करके वहां पे माउंटेनियरिंग को भिजाते हैं। ये रॉक क्लाइंबिंग का और एक कैंप रहेगा। 8 रॉक क्लाइंबिंग कैंप्स होते हैं एवरी ईयर। यहाँ पे देखिए एवरी क्लाइंब्स 8 rock climbing camps are held every year to expose the cadets to the basic rock climbing and inculcate spirit of adventure. 4 of these camps are held at Gwalior. 4 कैंप जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में होते हैं और 4 कैंप जो है ना नैयर डैम नियर त्रिवेंद्रम इन केरला में होते हैं। और ये फ्यू थोड़े और एडवेंचर एक्टिविटीज है जैसे पैरासेलिंग, कैमल सफारी, सेलिंग एक्सपीडिशन, व्हाइट राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, इस तरह के और थोड़े एडवेंचर एक्टिविटीज भी हम करते हैं। हम नॉट ओनली एडवेंचर एक्टिविटीज, हम सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हमारे करिकुलम के अंदर रहेगा। हम जैसे अडल्ट एजुकेशन, ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, एंटी डाउरी रैली, विजिट टू ओल्ड एज होम्स, स्लम क्लियरेंस, पोलियो अवेयरनेस, विलेज अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम, इस तरह के कई सारे सोशल एक्टिविटीज और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारे करिकुलम के अंदर होता है। अब देखिए स्पोर्ट्स, नॉट ओनली परेड, एडवेंचर एक्टिविटीज, जिस लड़के लड़कियों में पोटेंशियल होता है एनसीसी उनके लिए 17 डायरेक्टरेट जो होते हैं ना उनमें आपस में कई सारे इवेंट्स कराते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे हॉकी, फुटबॉल, खो खो, इस तरह के शूटिंग, इस तरह के आपस में 17 डायरेक्टरेट्स के अंदर हम कंपटीशन देख सकते हैं। वही लड़कों को नेशनल गेम में प्रमोट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एनसीसी आल्सो कंडक्ट्स इंटर स्टेट डायरेक्टर शूटिंग कंपटीशन।
ये बहुत अहम शूटिंग कंपटीशन होता है। द सेलेक्ट द एनसीसी टीम इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब एनसीसी हम 3 साल कर रहे हैं, एनसीसी हम 3 साल करें, जब सी सर्टिफिकेट एग्जाम हो गया, पास हो गए, तो हमको क्या फायदा है इसके अंदर, किस तरह का फायदा मिलेगा? बगैर रिटन एग्जाम के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बगैर रिटन एग्जाम के, बगैर रिटन एग्जाम के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हम आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एक बंदे को, एक स्टूडेंट को इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है तो उसको पहले रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू रहेगा। मेडिकल तो सबके लिए कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे एनसीसी वालों को एक स्पेशल एंट्री स्कीम रहेगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसके पास बीसी सर्टिफिकेट होगा, मिनिमम बी ग्रेड अगर वो हासिल करता है, तो उसको बगैर रिटन टेस्ट के ही, रिटन टेस्ट लिखना जरूरी नहीं है उसको, डायरेक्ट एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर अगर वो इंटरव्यू क्लियर करता है तो उसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डायरेक्ट जॉब है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एनसीसी में एडमिशन लेते हैं। और इसके अलावा भी, ऑफिसर्स के अलावा भी, ये 3 सर्विसेज जो है ना, 5 to 10% बोनस मार्क्स दूसरे जॉब्स के लिए भी देते हैं अदर देन ऑफिसर रैंक्स। इसके अलावा देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ है, सीए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, एनएसजी, असम राइफल, ये सारों को हम कहते हैं पैरामिलिट्री। पहले पैरामिलिट्री बोलते थे, अब उसका नाम चेंज है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसके अंदर भी एनसीसी कैडेट, मतलब जिसके पास बीसी सर्टिफिकेट से, इनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है। अब देखिए, इवन 3rd डिवीजन ग्रेजुएट, अगर कोई ग्रेजुएट में 3rd डिवीजन है, वो भी गजेटेड पोस्ट के लिए, सीआरपीएफ के अंदर गजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर अपनी अपनी अलग अलग रिजर्वेशन देती है। और गर्ल्स को लिए स्पेशली एनसीसी के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट विद इन एनसीसी एज ए होल टाइम लेडी ऑफिसर, एक रेगुलर पोस्ट है। और गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर और एरो एंड शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर के जॉब्स गर्ल्स के लिए रिजर्व है एनसीसी के अंदर। और एडमिशन, ये तो जानते हैं सब, जिसके पास एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट होता है, जैसा हायर स्टडीज में हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में अप्लाई करते हैं, उनका कोटा भी अलग होता है। अब देखिए, हमारा एक एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी है। इसके अंदर क्या है, हमारे एक 19, जब आपका एनरोलमेंट होता है तो हम 19 रुपीज से लेंगे। उस 19 रुपीज में अगर इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ हादसा होता है आपको, तो वहां पे आपको हाई रिस्क एक्टिविटी के अंदर अगर आपकी डेथ होती है तो 4 लाख रुपीज दिया जाता है। परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो अप टू 4 लाख रुपीज आपको कंपेंसेशन दिया जाता है। टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है 1,75,000 दिया जाता है। इसी तरह अदर एक्टिविटीज में, हाई रिस्क को छोड़ के दूसरे एक्टिविटीज के अंदर भी आपको 3,50,000 डेथ केस में मिलेंगे, आपको परमानेंट डिसेबिलिटी में 3,50,000 मिलेंगे, और टेम्पररी डिसेबिलिटी में भी 1,75,000 आपको मिलेंगे। ये नहीं कि खाली इतना ही नहीं, और कई सारे बेनिफिट्स भी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी प्रोवाइड करेगी। स्कॉलरशिप टू एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को हर साल दी जाती है। अगर बेस्ट कैडेट है आप ग्रुप लेवल के अंदर, तो फर्स्ट बेस्ट कैडेट को 3,500 रुपए मिलेंगे, सेकंड बेस्ट कैडेट को 2,500 रुपए मिलेंगे, और एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को 6,000 रुपए, जो हर साल 1,000 एनसीसी कैडेट्स को दिया जाता है। ये जो इंसेंटिव है टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज होते रहते हैं। अब मानू में एनसीसी कब आई? मानू में एनसीसी देखिए 26 अगस्त 2019 में मानू में एनसीसी का एनसीसी हमारे पास एनसीसी का आगाज हुआ है। यहाँ पे ये तस्वीर में देख सकते हैं आप, हमारे एयर कमांडर NN रेड्डी साहब, हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज साहब, तो अपने हमारे जो एनसीसी का यूनिट है, सब यूनिट, जो उसकी ऑफिस का इनाग्रेशन करते हुए। और नीचे की तस्वीर में देखते हैं नए एनसीसी कैडेट्स एनरोल हैं, उनके साथ उनकी एक फोटोग्राफ है। इस एनसीसी यूनिट को लाने में डॉक्टर सिकंदर साहब,
जो एनसीसी के कोऑर्डिनेटर हैं उनका भी काफी मेहनत की है इसके अंदर। और हमारे प्रिंसिपल साहब यूसुफ खान साहब भी कई मरतबा डायरेक्टरेट को आना जाना था। ये लोग काफी एनसीसी मानू में आने के लिए काफी इसकी मेहनत की है। अब देखिए हमारे पास जो है ना एनसीसी 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एक ईद की तरह मनाया जाता है, एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। उस फेस्टिवल में हमारे एनसीसी कैडेट जो है ना उस फेस्टिवल को और चार लगा देते हैं, उस फेस्टिवल का मजा और बढ़ाते हैं। यहाँ पे 2 हमारे एनसीसी कैडेट्स प्रोफेसर फार्मर इंचार्ज वाइस चांसलर अयूब साहब को पायलटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 5 किलो की राइफल SLR सेल्फ लोडिंग राइफल लेके हमारे मानू के एनसीसी कैडेट जो है ना फ्लैग को सलामी देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए कड़ी धूप के अंदर जो हमारे PA स्टाफ है ये BTG ग्राउंड में वेपन ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग के बाद, हर परेड के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको एक रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। यहाँ पे हमारे एनसीसी कैडेट इस तरह का रिफ्रेशमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। अब एनरोलमेंट किस तरह से होगा आपको, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपको, एक नोटिस आएगी एनसीसी के एनरोलमेंट के लिए। उसके बाद सारे लड़कों का फिजिकल फिटनेस होगा, लड़कों का हाइट वगैरह सारा चेक करके इस तरह का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट लेने के बाद यहाँ पे हमारे सीओ साहब कर्नल गिरीश शाह साहब एक बंदे का, एक लड़की का इंटरव्यू लेंगे। एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी। वो फाइनल लिस्ट तैयार होने के बाद भी कुछ दिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। जो लड़के एनसीसी में सेलेक्ट होते हैं उनको इमीडिएट नहीं मिलेगा, कुछ दिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद ही उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। यहाँ पे हमारे को एक छोटा सा वीडियो है, देखिए। ज़बान उर्दू ये जामिया है, ज़बान उर्दू का आशिया है, ज़बान उर्दू का आशिया है, ये जामिया है, ज़बान उर्दू ये जामिया है, ज़बान उर्दू। कलाम सारे है दर्ज रूह में, कलम से उतरा हुआ बदन है, ये इल्म का शहर घर है मेरा मदरसा में। ये जो आपने वीडियो देखा था, हमको अभी एनसीसी के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और इसके दौरान हर महीना हमारा एक शेड्यूल आता है, इसका टास्क मिलता है। हमारे जो एनसीसी कैडेट, अभी जो वीडियो में सारे मानू के एनसीसी कैडेट्स हैं, हमने इंटरनेशनल योगा डे हमने किया था, उसके एक छोटे सा मैंने वीडियो बनाया था। और ऐसे कई सारे हमने प्रोग्राम्स किए हैं, टाइम उतना मिलता या नहीं, इसलिए हमने सारे वीडियोस को नहीं डिस्प्ले कर सकता। ये देखिए प्रोमिनेंट एल्यूमिनी हमारे मशहूर जो एनसीसी में कैडेट्स थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी, और हमारे हामिद अंसारी फार्मर वाइस प्रेसिडेंट, गुलाम नबी आज़ाद साहब, जय बच्चन जी और सुषमा स्वराज, इस तरह के कई सारे लोग जो एनसीसी में रह चुके हैं। ये कंक्लूजन है, एनसीसी ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर इम्पार्टिंग सिस्टमेटिक ट्रेनिंग टू यूथ. An innovative and dynamic approach to training will enable transformation of the NCC cadets into disciplined and responsible citizens capable of positive contribution towards nation building. Covers a wide spectrum ranging from soft skills to military activities. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सब जो आपने मेरे को मौका दिया ये एनसीसी के लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच। जनाब अब्दुल मजीद साहब, मैं माजरत चाहूँगा कि आपका नाम गलती से मजीद आ गया था। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एनसीसी से मुताल्लिक बहुत मुफीद और तफसीली जानकारी दी। एक बार फिर मैं जनाब अब्दुल मुजीब साहब को इस अहम जानकारी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीज तलबा व तालिबात, स्टूडियो में तशरीफ फरमा हजरात और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले सभी लोगों का मैं मशकूर हूँ कि आप लोगों की मेहनत ने और बिलखुसूस आईएमसी के साथियों ने इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। मैं मशकूर हूँ अपने उन चारों स्पीकर्स का
जिन्होंने नए तलबा की रहनुमाई के लिए तालीम के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया। अब मैं इस प्रोग्राम के रूह रवां प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए तशरीफ लाएं। प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया रियाज साहब। मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से आज के तमाम रिसोर्स पर्सन्स, प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम, प्रोफेसर सलमा अहमद फारूकी मैम, प्रोफेसर सनीम फातिमा मैडम और कैप्टन अब्दुल मुजीब साहब, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे तलबा और तालिबात को अपने अपने मौजू के लिहाज से बहुत उम्दा मालूमात फराहम की। मैं जनाब आनंद नारायण साहब का भी मशकूर हूँ कि उनकी मौजूदगी ने इस पूरे प्रोग्राम में एस्थेटिक वैल्यू उसकी बढ़ा दी। आपकी मौजूदगी से इस प्रोग्राम की अहमियत में और इजाफा हुआ। मैं अपने तमाम साथियों बिलखुसूस रियाज अहमद साहब का ममनून हूँ, जो प्रिंसिपल हैं नूह के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के उन्होंने अपनी निज़ामत से यहाँ इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में हमारी मदद की। और सर, हम आपकी निज़ामत से में बहुत सारे ऐसे पहलू थे जो मुझ जैसे नौमश्क के लिए उसमें सीखने के बहुत सारे पहलू थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं SIP की टीम के सभी मेंबरान का, DSW के सभी मेंबरान का, IMC के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। एक ऐलान, एक बात की वजाहत कि अगले जो 2 दिन हैं, सैटरडे को क्योंकि दिवाली है तो उस दिन छुट्टी रहेगी। हम इस प्रोग्राम को अब मंडे और ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ इस फ़र्क के साथ कि अगले प्रोग्राम्स पीर और मंगल के दिन जो प्रोग्राम होने हैं वो दोनों सेशंस कैंपस वाइज होंगे। स्टूडेंट्स जो हैं अपने अपने कैंपस के लिहाज से उसमें शामिल होंगे। मैं DSW साहब, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर अली मशरफ जायसी साहब का भी ममनून हूँ कि उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में ये सारा प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात आपसे पीर के दिन 2 बजे होगी। शुक्रिया।